वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन की पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। ठीक है, उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया द्वारा। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के हैलोजन अम्ल होते हैं, HI, HBr, HCl, HF। अगर कोई पूछे क्रियाशीलता का क्रम तो हम कहेंगे सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन अम्ल HI, फिर HBr, फिर HCl और लास्ट में तो हम कहेंगे HF। और अभिक्रिया के दौरान हमने देखा था कार्ब धन आयन का निर्माण होता है। जब अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो कार्ब धन आयन का निर्माण होता है। क्योंकि कार्ब धन आयन का स्थायित्व क्रम 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल कार्ब कैटायन होता है, इसलिए हैलोजन अम्लों के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी रहेगा 3, 2, 1 एंड मिथाइल। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब अल्कोहल से ही हमें हेलो एल्केन बनाना है, लेकिन हेलो एल्केन यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके। तो अगर हम देखें हमारी लास्ट क्लास को, तो बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। पहला मेथड था अल्कोहल द्वारा, अल्कोहल की हैलोजन अम्ल के प्रति हैलोजन अम्ल से क्रियाशीलता। और अगर एक सिंपल रिएक्शन ही लिखनी है तो हम कहेंगे ये रहा अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए हैलोजन अम्ल। ठीक है, क्या एलिमिनेट होगा? तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर रहेगा RX यानी कि हेलो एल्केन प्लस बन जाएगा वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन, और क्या क्या तरीके हैं कि आप अल्कोहल से हेलो एल्केन बना पाए? तो आप कहेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करा दो, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा दो, अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन से करा दो, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दो। इतने सारे मेथड अभी बाकी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। तो सेकेंड मेथड है हमारे पास अल्कोहल की PCl5 से क्रिया। अब PCl5 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। PCl5 ठोस भी होता है, PCl5 गैस भी होता है। मैकेनिज्म दोनों में अलग अलग रहेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग रहेगी, लेकिन हमें इतना डिस्कस नहीं करना। हमें अगर सिर्फ NCERT के अकॉर्डिंग चलना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको सीधी अभिक्रिया लिख के बतानी है। तो हम कहेंगे ठीक है, अल्कोहल की PCl5 से क्रिया। ओके, तो बच्चों देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करो, तो PCl5 अगर आप ज्योमेट्री पे जाएंगे तो बच्चों PCl5 एक्चुअली ऐसे बनता है PCl3 प्लस Cl2। तो PCl3 की व्यवस्था ऐसे है और Cl2 की व्यवस्था ऐसे है ना। ये बॉन्ड परपेंडिकुलर मतलब तल के लंबवत होते हैं और ये तल में होते हैं। ठीक है, तो तल में होते तो विषुवतीय इक्वेटोरियल और अबव और बिलो होते तो एक्सियल। मतलब ले देखे ये 2 बंद लंबाइयाँ बड़ी होती है और ये 3 बंद लंबाइयाँ क्या होती है? छोटी होती है। तो जब भी तुम PCl5 से अभिक्रिया कराने जाओगे तो पहले ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, फिर बाकी देखा जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दो। तो आपको लिखना है अल्कोहल, फिर लिखना है PCl5। ठीक है, याद करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब होगा क्या? तो हम कहेंगे अल्कोहल की क्रिया करानी किससे है? PCl5 से। तो बाहर क्या जाएगा? तो देखो, एक तो यहाँ से HCl है ना, यहाँ से क्या बनेगा? RCl और बीच में क्या है? POCl3। तो आपका प्रोडक्ट रेडी है RCl क्लोरो एल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। तो हम कहेंगे हमारा प्रोडक्ट है R सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो एल्केन प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl। कोई दिक्कत नहीं। तो PCl5 के जो 2 बॉन्ड टूटे थे, अब वो दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं कहूँ कि क्या होता है जब इथेनॉल की क्रिया, तो बच्चों इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, इथेनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो आप करा सकते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो एथेनॉल की क्रिया करा दो PCl5 से, है ना। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? तो हम कहेंगे देखो ये HCl गया, ये POCl3 गया और आपका आंसर क्या है? C2H5Cl। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3
प्लस HCl। सिंपल रिएक्शन है, सीधा आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराओ तो बस ये लिखने का पैटर्न याद कर लो, यहाँ से आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, उसके लिए जब हम नीट और जेई का सेशन लाएंगे तब हम पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराओ। अब PCl5 था तो 2 बंद लंबाइयाँ एक्स्ट्रा थी, 2 बॉन्ड तोड़ दी, लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जब आप अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएंगे तो ले दे के सारी अभिक्रियाओं में आपको पता है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है ना। अल्कोहल से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। और अगर PCl3 लिया है तो हम कहेंगे क्लोरो एल्केन बनाना है। अब होगा क्या, तो भाई OH समूह हटाओ और इसकी जगह हेलोजन समूह लगाओ, तो हम कहेंगे OH ग्रुप हटेगा और इसकी जगह हेलोजन लगा दो। 3 अल्कोहल लेने की वजह ये है क्योंकि मेरे पास 3 क्लोरीन अवेलेबल है ना, तो 1 बाय 1 क्या होगा, क्लोरीन अटैक करेगा, तो मुझे 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। तो इस बार हमारा आंसर हो जाएगा अल्कोहल के 3 अणु प्लस POH होल 3। अल्कोहल के 3 अणु और POH होल 3। अब बच्चों ये POH होल 3 जो है ये रीअरेंज हो जाता है, पुनर्विन्यासित हो जाता है, पुनर्व्यवस्थित हो जाता है और क्या बनाता है, H3PO3। H3PO3 का नाम अगर कोई पूछ ले तो आप कहेंगे ये है फास्फोरस अम्ल। तो H3PO3 यानी कि फास्फोरस अम्ल। ठीक है, POH होल 3 या H3PO3। ठीक है, अब बच्चों मान लो आपसे कह दिया कि भाई एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराओ, तो आपको ले दे के पता है PCl3 में ये तीनों क्लोरीन छोड़ देगा, है ना, ये तो OH के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, तो रिएक्शन 1 बाय 1 3 टाइम्स होगी, 3 अल्कोहल लगातार आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 3 अल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, क्रिया कराओ PCl3 से, तो हम कहेंगे लो इनको तो बाहर निकाल दो, ये तो गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, तो हम कहेंगे 3 अणु तो हो गए C2H5 और यहाँ से 3 बार Cl और सीधा लिख दो अब तो मैं H3PO3। तो आपका आंसर हो गया बच्चों क्लोरो एल्केन, या मैं कह दूँ क्लोरो एथेन, और ऊपर मैंने गलत लिख दिया है ना। अभी तक तो बहुत सारे कमेंट आ गए होंगे कि ये अल्कोहल कैसे बना दिया, सॉरी। ठीक है, क्या आएगा Cl, है ना, गलती से लिख दिया था, तो H3PO3 बार चला गया तो R सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरो एल्केन। यहाँ पे भी क्या बना, क्लोरो एथेन। तो 2 रिएक्शंस क्लियर हैं। अगर एग्जाम में आ जाए क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद PCl5, अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएं, तो इस तरह से लिखेंगे PCl5 को ओपन स्ट्रक्चर, आपको पता है 2 बंद लंबाइयाँ बड़ी हैं तो इन दोनों को अलग करो। ठीक है ना, तो आपको ले दे के क्लोरो एल्केन मिलेगा। फिर अगर आपसे पूछे कि नहीं PCl3 से अभिक्रिया कराओ, तो ये P एक बार OH से अटैक करेगा, मतलब OH इसको लोन पे डोनेट करेगा, Cl बाहर निकलेगा, R पे अटैक करेगा, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, तो मुझे 3 बार अल्कोहल लेना है और आंसर मेरा रहेगा RCl, क्लोरो एल्केन और फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब PCl3 PCl5 तो लैब में अवेलेबल है, लेकिन PBr3 और PI3 लैब में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें कहूँगी मुझे RCl नहीं बनाना है, मुझे RBr बनाना है, RI बनाना है, PCl3 ले आओगे तो मैं RCl ही तैयार कर पाऊँगी, है ना। तो हम कहेंगे हम क्या करें, PBr3 और PI3 प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं होते हैं, PBr3 और PI3 नॉट अवेलेबल इन लेबोरेटरी, नहीं है क्योंकि स्टेबल नहीं हो पाते। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। कोई पूछ ले भाई क्यों अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये स्थायी नहीं होते हैं, है ना। तो अब स्टेबल नहीं है मतलब लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते इनको। ठीक है, अब क्या करें भाई, अगर आपके पास आप कह रहे हो कि स्टेबल भी नहीं है तो बच्चों इन्हें हाथों हाथ बनाना पड़ता है। PBr3
और PI3 को क्या करना पड़ेगा, हाथों हाथ बनाना पड़ेगा, इन सीटू प्रोसेस, मतलब अभी कभी बनाओ, ठीक है। तो इन्हें फ्लास्क में अभिक्रिया के समय बनाया जाता है। जैसे ही आप रिएक्शन करते हो ना, उसी टाइम इनको बना लो। इन्हें फ्लास्क में अभिक्रिया के समय बनाया जाता है। ओके, कैसे बनाएंगे? तो भाई अगर मुझे PBr3 बनाना है तो तुम कहोगे P ले लो, Br ले लो, PBr3 बन जाएगा, है ना। और अगर मुझे PI3 बनाना है तो हम P ले लेंगे और I ले लेंगे, PI3 बन जाएगा। तो बात तो सही कह रहे हैं। तो अगर आपके पास लिखा है P रेड फॉस्फोरस, ठीक है, लाल फॉस्फोरस प्लस Br2, तो तुम्हारा आंसर PBr3, ठीक है। और अगर लिखा है लाल फॉस्फोरस और I2, तो तुम्हारा आंसर PI3, PI5 भी बन सकता है कुछ टाइम के लिए, ये ठीक है। अब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देंगे। एक्चुअली P तो होता नहीं ना बच्चों, P4 होता है ना। फॉस्फोरस के 4 एटम कनेक्टेड होते हैं। कोई पूछ ले फॉस्फोरस कैसा, तो फॉस्फोरस ऐसा होता है भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है, ये होता है P4, है ना। अब ये वाइट फॉस्फोरस है एक्चुअली P4, लाल फॉस्फोरस तो फिर वो रेखीय बहुलक होता है, तो हम कहेंगे चलो फिर भी P4 मान लेते हैं, P4 प्लस Br2, तो फिर बैलेंस कर देना 4 PBr3, क्योंकि टूट के तो टेट्राहेड्रल नहीं आएगा ना, इसी के बहुलक होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जुड़े होते हैं, तो वो लाल फॉस्फोरस होता है। तो इतना डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, है ना। आपको ध्यान रखना है P प्लस Br2 PBr3 और P प्लस I2 PI3, ठीक है। अब आपको करना क्या था, तो हम कहेंगे जब हम अल्कोहल की क्रिया, एग्जाम में आपको ऐसी अभिक्रिया मिलेगी अल्कोहल और एरो पे लिखा होगा लाल फॉस्फोरस प्लस Br2, तो हम कहेंगे ठीक है अल्कोहल है, लाल फॉस्फोरस और Br2, तो P प्लस Br2 मतलब PBr3 होगा। तो हमें करना क्या था, OH हटाना है, उसकी जगह Br लगाना है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, जो आपने पिछली बार अभिक्रिया की थी, तो भाई जब हमने अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से की थी तो आंसर तो RCl ही है ना। जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से की थी तो आंसर तो RCl है, तो PBr3 से करूँगी तो आंसर तो RBr ही रहेगा, उसमें क्या सोचना, ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप लाल फॉस्फोरस और I2 से कराते हैं तो आंसर तो RI ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत। ये तो ये हमारा थर्ड मेथड समझ में आ गया। पहला अल्कोहल से बनाना था तो हम कहेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराओ। एक हेडिंग्स याद होने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करनी है ना, तो अभिक्रिया याद नहीं होगी, आपको हेडिंग्स याद होने चाहिए कि अच्छा मुझे हेलो अल्केन बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने कह दिया अल्कोहल से बनाओ, तो तुम कहोगे अच्छा अल्कोहल से तो बनाऊँ लेकिन कैसे, अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराऊँ, ROH प्लस HX, आंसर RX। नहीं, PCl5 से कराऊँ, ROH प्लस PCl5, आंसर RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। नहीं कराना, PCl3 से करा लेता हूँ, तो ROH प्लस PCl3, आंसर RCl प्लस फॉस्फोरस ऐसे। नहीं कराना, P प्लस X2 से करा देता हूँ, है ना भाई, नाराज क्यों, हर बार Cl बना रहे हो तो PBr2 बना दो, मतलब PBr3 ले लो, PI3 ले लो, हाथों हाथ तो ले नहीं सकते, उसी समय बनाना पड़ेगा, है ना। फ्लास्क में अभिक्रिया के समय बनाते, तो बच्चों अभिक्रिया के समय अगर हम कोई चीज़ बनाते तो हम कहेंगे उसे इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू प्रोसेस मतलब हाथों हाथ आपको बनाना पड़ेगा अभी से, ठीक है। तो अब तुम कहोगे अल्कोहल प्लस लाल फॉस्फोरस प्लस Br2, आंसर RBr। नहीं बनाना, अल्कोहल प्लस लाल फॉस्फोरस प्लस I2, आंसर R। नहीं बनाना, बेस्ट मेथड बताओ, तो बेस्ट मेथड बता देते भाई। चलो ये भी मेथड तो थे हमारे कोर्स में, याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बच्चों अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, यानी कि डार्जन प्रोसेस। अब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने अल्कोहल ROH। थायोनिल क्लोराइड होता है बच्चों SOCl2, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराइए पिरीडीन की उपस्थिति में, करा लो। अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराइए पिरीडीन की उपस्थिति में, क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे देखो दिख ही रहा है हमारे 2 बॉन्ड तो अलग से, HCl गया, यहाँ से क्या हुआ SO2 गया,
और आंसर क्या है, तो हम कहेंगे RCl। तो RCl SO2 गैस है तो उड़ जाएगा, HCl भी गैसीय प्रकृति का है, उड़ जाएगा, है ना। तो दो सह उत्पाद बने, SO2 गैस उड़ गया, HCl भी गैस उड़ गया, और अगर बच जाता है HCl तो वो अम्ल है, पिरिडीन क्षार है, तो उसको अवशोषित कर लेगा। तो दोनों चीजें आपकी गायब हो गई और आपको शुद्ध उत्पाद मिलेगा RCl। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि क्या होता है जब एथेनॉल, लिख दिया भाई, एथेनॉल की क्रिया SOCl2C, अभी एग्जामिनर ऐसे तो लिख के देगा नहीं बच्चों, है ना, आपको तो ऐसे दे देगा SOCl2 और पिरिडीन से कराते हैं, तो हम कहेंगे टेंशन क्या है ना, ये O इसके साथ भेजो SO2, EH इसके साथ भेजो HCl, और हमारा आंसर तो फिक्स है C2H5Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl, ये भी गैस। अब क्वेश्चन आता है डार्जन अभिक्रिया हेलो एल्केन, और मैं हेलो एल्केन भी क्यों लिखूं, मुझे तो SOCl2 दिया गया था, तो मेरा आंसर RCl था। डार्जन में बना क्या, क्लोरोइथेन ही तो बना, है ना, क्लोरो एल्केन बना। तो डार्जन अभिक्रिया क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। तो बच्चों बेस्ट मेथड इसलिए ताकि इसमें मिक्सचर ना बने, कचरा ना बने, क्योंकि आपने बना तो लिया पर चार चीज़ें और साथ में लिया है, फिर वो उनको हटाना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, तो एफर्ट्स बहुत लग जाते हैं, बहुत मेहनत लग जाती है एक पूरे मिश्रण में से काम की चीज़ निकालना और बाकी चीज़ों को हटाना। तो हम कहेंगे इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है ना, टन नहीं है, झिकझिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बनेगा, ये गैस से उड़ जाएगा, वो भी गैस से उड़ जाएगा, और अगर बचा भी रह गया, मान लो द्रव अवस्था में आ गया और बचा रह गया, तो पिरिडीन क्षार HCl अम्ल को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो दोनों सिचुएशन में हमारे को शुद्ध उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो अगर प्योर चीज़ मिल रही है, एफर्ट्स भी नहीं लगाने, तो बेस्ट मेथड तो हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम्स में, डार्जन प्रक्रिया क्लोरो एल्केन प्राप्त करने की, डार्जन प्रक्रिया क्लोरो एल्केन प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्यों? ठीक है, इट इज द बेस्ट मेथड टू गेट क्लोरो एल्केन। डार्जन अभिक्रिया क्लोरो एल्केन प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बेस्ट मेथड क्यों है? तो हम कहेंगे बेस्ट मेथड है, रीजन देख लेते हैं। तो रीजन में आपको लिखना है क्योंकि सह उत्पाद, दो बाय प्रोडक्ट है बच्चों, एक तो है सह उत्पाद कौन, तो हम कहेंगे SO2, दूसरा कौन है HCl, गैसीय होने के कारण, गैसीय होने के कारण उड़ जाते। तो भाई अगर गैस फॉर्म में जितना भी HCl होगा ना, वो सब तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो SO2 उड़ गया और HCl उड़ गया, तथा शेष HCl, है ना, भाई गैस होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मान लो बचा रह गया, तो बचा रह गया तो बाय नेचर तो HCl अम्ल है। शेष HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, शेष HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों SO2 गया और HCl भी गया, तो आपको क्या मिला? तो हम कहेंगे हमें शुद्ध अवस्था में क्या मिल रहा है, RCl। तो हम लिखेंगे तथा शुद्ध उत्पाद, शुद्ध उत्पाद R सिंगल बॉन्ड Cl की प्राप्ति होती है। प्योर सब्सटेंस आपको मिलेगा बच्चों, शुद्ध उत्पाद RCl की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका डार्जन प्रोसेस। बेस्ट क्यों है? अब हम कहेंगे जितनी भी विधियाँ बताई हैं उन सब में क्लोरो ही तो बनाया है भाई। PCl5 लिया, PCl3 लिया, है ना, P+X2 में चलो हमें थोड़ा चॉइस मिला, है ना, फ्लोरो तो अभी भी नहीं मिला, और यहाँ पे भी क्लोरो ही बना है। इसमें आप बेस्ट कह रहे हो तो बेस्ट में RBr आ रही दे दो। तो अगला जो क्वेश्चन बन जाएगा आपका वो क्या बनेगा कि भाई अगर आप डार्जन प्रोसेस के थ्रू,
डार्जन प्रोसेस के थ्रू क्या करना चाहते हो, RBR बनाना चाहते हो, RI बनाना चाहते हो तो बनाओ, बेस्ट मेथड है तो बना ही सकते हो। तो क्वेश्चन है डार्जन प्रक्रिया द्वारा RBR और RI बना ही नहीं सकते, है ना। शुद्ध उत्पाद तो दूर की बात है, बनाओ तो सही, RBR व RI नहीं बनाए जा सकते। अब ऐसा क्या हो गया भाई टेंशन कि डार्जन प्रोसेस में ना तो RBR बनेगा और ना ही RI बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे देखो, अगर हमने SOCl2 लिया था, अगर मैं कहूँ अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराओ तो आंसर RCl था। अब मैं कहूँ कि नहीं तुम ऐसे करो, अल्कोहल की क्रिया SOBr2 से कराओ तो आंसर RBR हो जाएगा, और अल्कोहल की क्रिया SOI2 से करा दूं तो RI बन जाएगा। तो मतलब ले देके तुम कहना चाह रहे हो कि भाई SOBr2 ले लो और SOI2 ले लो, तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बात तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो सर क्यों नहीं होता है भाई, क्या वजह है? तो देखो, पहले तो मैं लिख रही हूँ जरूरत किसकी है, तो हम कहेंगे डार्जन प्रक्रिया से क्या बनाना चाहते हो, तो हम कहेंगे एक तो बनाना चाहते हैं RBR, एक बनाना चाहते हैं RI। तो डार्जन प्रक्रिया से RBR व RI प्राप्त करने के लिए क्रमशः, है ना, क्या क्या चाहिए, तो हम कहेंगे चाहिए तो हमें SOBr2 और SOI2, तो क्रमशः SOBr2 व SOI2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहिए ये तो, उसमें क्या सोचना, SOBr2 व SOI2 की आवश्यकता होती है। अब तो हम कहेंगे SOBr2, है ना, परंतु समस्या है, क्या समस्या है? तो बच्चों SOBr2 यानी कि थायोनिल ब्रोमाइड, ये तो अनस्टेबल है, अस्थाई, है ना। तो तुम कहोगे अस्थाई तो in situ प्रोसेस से बना दो, हाथों हाथ बना दो, तो हाथों हाथ भी नहीं बनता है ना, रुकता ही नहीं है। तो थायोनिल ब्रोमाइड क्या है, अस्थाई यौगिक है, बना ही नहीं सकते, हाथों हाथ भी नहीं बना सकते। ठीक है, बनता ही नहीं, रुकता ही नहीं है। तो फिर SOI2 ले लो, तो SOI2 थायोनिल आयोडाइड, इसमें भी समस्या है। अब इसमें क्या समस्या है, ये होगी, तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं होगी, SOI2 होता ही नहीं, है ना। अगर मैं कितनी भी ट्राई करूँ कुछ बने तो सही, भाई ये बनता है, रुकता नहीं, गायब हो जाता है, ये बनता ही नहीं है। तो SOI2 ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट, इस तरह के कोई कंपाउंड को हम जानते ही नहीं। तो फिर तो बात ही खत्म होगी, आपको पता ही नहीं SOI2, है ना, हमें क्या नहीं बताना, ट्राई किया पता ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है ना, तो डार्जन प्रोसेस से RBR बनेगा और ना ही डार्जन प्रोसेस से RI बनेगा, तो बनेगा क्या, तो बनेगा ना क्लोरोएल्केन, थायोनिल क्लोराइड तो लेओगे, और बेस्ट मेथड है। तो 2-3 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अल्कोहल सारा खत्म, अब याद हो जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कहूँ हेलो एल्केन बनाओ, तो तुम कहोगे किससे, तुम्हें कहूँगी अल्कोहल से, तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शन होंगे। अच्छा अल्कोहल से तो बना दो, बोलो कौन सा, हेलोजन अम्ल से बनाऊँ, PCl5 से बनाऊँ, PCl3 से बनाऊँ, लाल फॉस्फोरस प्लस हेलोजन से बनाऊँ, या थायोनिल क्लोराइड से बनाऊँ। सबकी लिमिटेशंस पता है, किसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता है कि हाँ यहाँ ये गड़बड़ है। ठीक है, सबकी रिएक्टिविटी हमें पता है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है ना। अगर हेडिंग्स याद होंगे तो क्या होगा, रिएक्शंस अपने आप आ जाएंगे। हम लोग भी लिख के लाते हैं ना, तो हम हेडिंग्स लिख के लाते हैं कि भाई हेडिंग्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, सारे हेडिंग्स जो है वो पता होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग याद रखोगे। ठीक है भाई, अल्कोहल 5 तरीके, हेडिंग लिख लो कॉपी में, रफ कॉपी में, और अपने आप रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चंस करो, तो जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक जो है होने लग जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डार्जन प्रोसेस पे पहुंच गए हम, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो बच्चों निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए
तो ये तो सरल ही लग रहा है। देखो साइक्लोहेक्सेनॉल 6 कार्बन बंद है ना बच्चों, है ना, 6 कार्बन बंद है तो क्या है साइक्लोहेक्सेन, और साथ में OH समूह जुड़ा है तो हम कहेंगे ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया SOCl2 से कराओ तो याद करो डार्जन प्रक्रिया है, क्या जाएगा तो हम कहेंगे SO2 जाएगा, HCl भी जाएगा, और वैसे भी आंसर क्या था OH हटाओ और उसकी जगह हैलोजन लगा दो तो क्लोरीन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया SOCl2 पिरिडिन नहीं हुआ तब भी बन जाएगा, है ना, मैकेनिज्म बदल जाता है लेकिन बन जाता है। तो ये अब देखो इस तरह का कंपाउंड दिया है तो बच्चों ये वाली साइड तो है फिनॉल, OH समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा है तो फिनॉल, और ये देखो कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन ये बेंजिल है तो ये अल्कोहल कैटेगरी, एलिफेटिक अल्कोहल है ना, या एरिल्किल अल्कोहल, और ये एरोमेटिक है ना, फिनॉल है, एरिलिक अल्कोहल है। ठीक है, अब तुम्हें कहा कि भाई इस कंपाउंड की रिएक्शन HCl से कराओ। अब देखो 2 वजह है, एक वजह तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगी, एक दूसरी वजह बताती हूँ। फिनॉल बाय नेचर अम्ल है, फिनॉल बाय नेचर क्या है एसिड है, तो मैं एसिड में एसिड मिलाऊं रिएक्शन हो जाए, ऐसे कैसे होगा, अम्ल में अम्ल मिलाऊंगी तो कोई अभिक्रिया नहीं होनी। ठीक है, तो फिनॉल बाय नेचर एसिड है ना, वो भी दुर्बल, तो ये और तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड में एसिड मिलाओगे तो देखो ये तो जाएगा नहीं। हालांकि तुम्हें बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा कि भाई फिनॉल जो है उसका OH जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में होता है, ये 2 लोन पेयर हैं, ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये अनुनाद के कारण बेंजीन OH के साथ जो है वो द्विबंध बना लेता है। यानी शॉर्ट में अगर कहीं पढ़ो तो तुम पढ़ोगे ये OH जो है ना इतनी आसानी से इससे अलग नहीं होगा, कि आप सोचो HCl मिला दो गर्म कर दो अलग हो जाए, तो होगा नहीं, अनुनाद के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इतना तुम्हें लगता है कि नहीं अभी मुझे नहीं है क्योंकि मैंने फिनॉल तो पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतना तो याद रख सकते हो कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक एसिड। तो भाई फिनॉल भी एसिड है और HCl भी क्या है, तो HCl भी एसिड है, तो अब एसिड में एसिड मिलाऊं तो मुझे नहीं लगता कि अभिक्रिया होनी चाहिए, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। तो जब इसको नहीं छेड़ना है तो सेकंड चॉइस ये है, और ये हमने पढ़ रखा है हैलोजन अम्ल, है ना, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। यहाँ हमारा प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH2Cl। तो ये हो गया अल्कोहल के सारे मेथड्स, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, हर तरह की अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है कि भाई चलो अल्कोहल से तो बना ही लोगे, एल्केन से बनाओ। एल्केन में भी क्या करो, एल्केन का हैलोजनीकरण करो। ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं। एल्केन का हैलोजनीकरण मतलब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराओ, तो हैलोजन तो 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हम कहेंगे 4 ही मतलब रिएक्शन करने वाले हैलोजन से, 5वां एस्टेनिन है ना, तो वो रेडियो एक्टिविटी में चला जाता है, तो चलो उसको छोड़ देते हैं। तो 4 मोस्टली काम आने वाले हैलोजन है। अब हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, तो बच्चों सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ये है हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको कैसे पता चला कि सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन है, तो बच्चों जब भी हम एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सनलाइट की जरूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथेन की क्रिया क्लोरीन से सूर्य की प्रकाश में कराने पे तो सनलाइट चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के लिए सनलाइट चाहिए ही नहीं। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसके कॉन्टैक्ट में हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन आ भी जाए तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, अंधेरे में अभिक्रिया कर लेगा, वो भी विस्फोट के साथ। तो हम कहेंगे तो खतरनाक है, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे ही। अभिक्रिया ऐसे कराएंगे ना जो सेट हो, है ना, तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, अंधेरे में ही रिएक्ट कर जाता है, तो फिर कराएंगे कैसे, है ना भाई। 2 ही तो ऑप्शन है, या तो डार्क या लाइट, है ना भाई। कोई कंपाउंड लाइट में रिएक्ट करता है तो बॉक्स में बंद करके अंधेरे में उसको ले जाते,
फिर हम पर्टिकुलर सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई अब अभिक्रिया कराते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, है ना। तो लाइट तो इन्हीं में तुम्हें कहेगा अंधेरे में रिएक्ट करता है, तो लाइट में तो ले जा नहीं सकते, अंधेरे में लेके नहीं जाओगे तो फिर कराओगे कैसे, है ना। तो इसकी अभिक्रिया छोड़ देते हम, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ दोनों केसेस में हमें सनलाइट चाहिए, मतलब यहाँ थोड़ी एनर्जी चाहिए, इसको तो चाहिए ही नहीं थी। और यहाँ तो ये कहेगा नहीं भाई मेरी तो लाइट एनर्जी भी सफिशिएंट नहीं है, मुझे तो हीट चाहिए। आयोडीन को अभिक्रिया कराना चाहते हो तो ऊष्मा की आवश्यकता रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हेलो एल्केन बनाओ एल्केन से, तो हैलोजनीकरण कराओ, हैलोजनीकरण में ये क्रियाशीलता क्रम। अब अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। अब ये क्या नई चीज़ है, हालांकि 11th में पढ़ा है बट नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनेंगे। मान लो तुमने हैलोजन लिया, मान लो क्लोरीन लिया, ठीक है। तो बच्चों क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ सनलाइट चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, तो मैंने h न्यू ले ली। बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है लेकिन इतनी सफिशिएंट है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, और बड़ी ईमानदारी से। अब ईमानदारी से मतलब तो हम कहेंगे देखो भाई दो क्लोरीन के मध्य ये एकल बंध है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंध का जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो साझा है, जो बंध बना है, ये इस तरीके से टूटेगा कि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रख ले और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, यानी समांश विखंडन होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फीजन, ठीक है। समांश यानी सम और अंश बराबरी। किसी अणु में या यौगिक में बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंटवारे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि साजित किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु अपने अपने साथ लेके चले जाए, और आपको एक ऐसी स्पीशीज मिले जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो उसका खुद का ही है ना, जब छोड़ के आता है तो प्लस, किसी और का उठा के लिए आता है तो माइनस। लेकिन हमने तो कोई जोर जबरदस्ती की नहीं, ना अपना छोड़ा ना किसी और का लाए, खुद की जो चीज़ है वो लिया है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 बन गए तो 2, और ये जो डॉट वाली स्पीशीज है इसे मुक्त मूलक कहते हैं। तो बच्चों Cl डॉट यानी कि क्लोरीन मुक्त मूलक, Cl डॉट मतलब होता है क्लोरीन मुक्त मूलक। तो आपको बताना है जब एल्केन की क्रिया किसी हैलोजन से कराते हैं, ठीक है। मान लो मैथेन की क्रिया मैंने क्लोरीन से कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो भाई अभिक्रिया तो क्या होगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, HCl को बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, तो अब यहाँ से H गया तो पीछे तो CH3 बचा, यहाँ Cl बचा, तो मैथिल क्लोराइड। फिर से क्लोरीन से करा दो क्योंकि रुकनी नहीं है, एक बार ये बन गया तो ये बनते चले जाएंगे, आगे कंटिन्यू रहेगा। जब भी मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है तो वो लगातार चलती है ना, जितना पॉसिबल प्रोडक्ट है सब बना लो। तो हम कहेंगे ठीक है, फिलहाल तो मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई तो मैथिल क्लोराइड, फिर करा दो तो फिर ये H और Cl बाहर निकलेगा, तो अब हमारा आंसर CH2Cl2, इसे बोलते हैं मैथिलीन क्लोराइड, ठीक है। अब वापस करा लो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से, तो तुम देखोगे फिर HCl गायब हो गया, है ना। यहाँ से H उठाते जाओ, यहाँ से H कम करते जाओ, तो जैसे जैसे H कम करोगे संयोजकता खाली होगी, वहाँ क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन Cl2 2 आ रहे हैं, एक H के साथ जाएगा HCl बनाने में, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा H की जगह पे, तो हम कहेंगे अब तो बना CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। और फिर से करा लो, तो बच्चों फिर से क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, अब हमारा आंसर हो जाएगा CCl4, ठीक है। तो अब हमारा आंसर हो गया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ये हुआ कैसे, तो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हैलोजनीकरण हुआ कैसे। अब देखो बच्चों, मेथेन हमारे पास ये था, मान लो CH4 है ना, मेथेन के कार्बन की 4 संयोजकता, तो हम कहेंगे ठीक है मेथेन मतलब CH4। तो जब पहला क्लोरीन आया अटैक करने, तो आपको पता है मुक्त मूलक बना, तो एक
Cl इस H को बाहर निकाल के ले गया HCl। तो ध्यान से देखो CH3Cl ही तो बना, CH3 अभी भी है, संयोजकता खाली है, वहाँ क्लोरीन लगा देना, तो क्या बना CH3Cl। दूसरा क्लोरीन आया अटैक करने, तो इसको ले जाएगा। अब देखो तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है CH2 और 2 Cl आ जाएंगे ना बाकी 2 संयोजकताओं पे, तो CH2Cl2 3 ले लो। मान लो एक क्लोरीन और आया तो इसको उड़ा के ले जाएगा। अब देखो तो अब तुम्हें नजर आएगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और एक बार और ले लो भाई, तो हम कहेंगे ये गया। और अब हमारा आंसर क्या आया CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा है इस बार, तो मैकेनिज्म पूछ लें कि भाई मैथेन के या एल्केन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि समझाओ, तो तुम्हें बताना है भाई देखो बने तो थे मुक्त मूलक। सनलाइट में जो भी अभिक्रिया होती है ना बच्चों, लाइट हो हीट हो, जनरली फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो हम कहेंगे अभिकारक पे अटैक करने वाली स्पीशीज वो तो मुक्त मूलक है। अब प्रतिस्थापन देखो, ये हाइड्रोजन हटा, इसकी जगह क्लोरीन बिठाया। हर बार जब भी कोई अटैक करने आया तो पहले किसी को हटाना पड़ेगा, क्या आपकी सीटें तो फिक्स है ना, मान लो 10 सीट है, अब 10 लोग बैठे हैं, तुमको नहीं ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इसको बिठाना है, तो बिठाओगे कैसे, सीट तो 10 ही, तो तुम एक आदमी को निकालोगे भाई तू जा इसको बैठने दे, फिर कोई इंपॉर्टेंट आ गया तो दूसरे को हटाओगे उसको बिठाओगे। ऐसे 10 नए लोग आ गए तो 10 पुराने वाले उठाओ और 10 नए को बिठाओ। तो आपने यही तो किया है ना। आपके पास CH4 था, देखेंगे आपके पास CH4 था, एक एक करके आपने चारों हाइड्रोजन को उठा दिया और आपने बिठा दिया किसको, क्लोरीन को। तो प्रतिस्थापन तो आप खुद कर रहे हैं, एक एक को हटाना दूसरे को बिठाना। तो मैकेनिज्म क्या हुआ, तो हम कहेंगे आक्रमण तो मुक्त मूलक ने किया और एक को हटाया उसकी जगह दूसरे को बिठाया, मतलब सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या हुई, तो हम कहेंगे भी मैकेनिज्म है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे, बढ़िया तो है, मिक्सचर बन गया इतना सारा, सब मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। देखो तुम्हें मैथिल क्लोराइड भी मिल गया, तुम्हें CH2Cl2 भी मिल गया, है ना, क्लोरोफॉर्म भी मिल गया, और क्या मिल गया, तो हम कहेंगे हमको CCl4 भी मिल गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी है। परेशानी क्या है कि इतना सारा मिश्रण बना के बैठ गए, अलग कौन करेगा, तो बना के बैठ गए। लैब में काम कर रहे हो तो लैब में इतनी हमारे पास नहीं होती है फैसिलिटीज़ कि हम एक एक चीज़ को अलग करें। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया एक अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड लेबोरेटरी मैथड, है ना। यह अभिक्रिया एक अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है। क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो हम कहेंगे समस्याएं भी, अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है। क्यों, तो हम कहेंगे क्योंकि अभिक्रिया में हैलो एल्कीन्स का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब मोनो भी हो गया, डाई भी हो गया, ट्राई भी हो गया और टेट्रा भी हो गया। पहला तुमने मैथिल क्लोराइड बनाया, मोनो एल्कीन, फिर मैथिलीन क्लोराइड बनाया, डाई हैलाइड्स हो गया, ट्राई भी हो गया क्लोरोफॉर्म, और CCl4 टेट्रा भी हो गया। तो हम कहेंगे सारा मिक्सचर उठा के लिया है। तो अभिक्रिया में हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे हाँ मिक्सचर तो बना। अब तो मिक्सचर नहीं चाहिए भाई, अलग कौन करेगा, तो मिश्रण प्राप्त होता है। नहीं क्यों होता है, होता है, तो मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें पृथक करना बहुत कठिन है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, पृथक करना कठिन है ना, इसलिए भी ठीक है। लैब में तो ये अच्छा मेथड नहीं। अब लेकिन ये कॉमर्शियल मेथड बहुत अच्छा है, परंतु यह हिंदी लिखना ना अपने आप में भारी काम है, परंतु यह एक व्यावसायिक, यह अच्छी व्यावसायिक विधि है। दिस इज गुड कॉमर्शियल मेथड।
है ना, अच्छी व्यावसायिक विधि है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हिंदी के शब्दों की गड़बड़ हो तो बच्चों आप ठीक कर लेना, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉमर्शियल मेथड, अच्छी व्यावसायिक विधि है। क्यों? तो अच्छी व्यावसायिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि बोल दो, बढ़िया है। क्यों? तो हम कहेंगे देखो, एक तो आपको चाहिए मेथेन, एथेन यही लेना था। तो मेथेन, एथेन हाइड्रोकार्बन है, तो जब पेट्रोल निकलता है तो हाइड्रोकार्बन बहुत बहुलता में उपलब्ध होते, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी मेथड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का काम तो हमारा हो गया, है ना। जैसे हम बोले ना, अभी जुगाड़ हो गया, कहाँ से लाएंगे हाइड्रोकार्बन? तो पेट्रोल के टाइम खूब निकलते हैं, और पेट्रोल तो ज़मीन से निकलता है, पैसे तो लग नहीं रहे, है ना। तो हम कहेंगे क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में या पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बहुलता में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बहुलता यानी एक्सेस में होता है। तो हम कहेंगे देखो, लैब में तो हमारी परेशानी थी, है ना, कि हम अलग नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ तो भाई एल्केन्स जो है वो पेट्रोलियम में, है ना, या प्राकृतिक गैस कहते, नेचुरल गैस, उसमें भी हमें एल्केन्स जो है वो प्रचुर मात्रा में क्या होती है, उपलब्ध होती। तो बाकी लेना ही क्या है, हेलोजन, और अभिक्रिया सनलाइट में हो रही है ना, तो सनलाइट के कौन से पैसे लग रहे, तो बहुत ही अच्छी क्या है, कॉमर्शियल मेथड है। तो हम कहेंगे चलो मैथेन का क्लोरीनीकरण तो ठीक है, ब्रोमीन भी कर लेगी सनलाइट में रिएक्शन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं अगर तुम्हें कहूँ कि चलो तुम ऐसा करो, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण कर लो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रोपेन का क्लोरीनीकरण कर लो, अब तो हम कहेंगे दो चॉइस है भाई। देखो, प्रोपेन में ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री, बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री, और ये वापस 1 डिग्री। तो इसके पास 2 चॉइस है कि भाई 1 डिग्री को हटाना है कि 2 डिग्री को, क्योंकि आपको पता है ले देखिए है तो प्रतिस्थापन, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो। तो मैंने तुम्हें कहा था मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक मतलब फ्री, जो भी आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सारी कर सकते हो, तभी तो सारा बन गया था वहाँ पे। तो हम कहेंगे ठीक है, अगर प्रोपेन का क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो एक तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दो तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और एक बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दो तो 1 क्लोरोप्रोपेन। तो एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन और एक क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो, हाइड्रोजन हटाने की बात करो तो बढ़िया कौन हटेगा भाई, कंपेयर तो होता ही है ना हमेशा कि 2 पहले हटाओगे कि 1 पहले हटाओ। तो हम कहेंगे 2 डिग्री हटने के चांसेस 1 डिग्री से ज़्यादा होते। हाइड्रोजन हटने का जो क्रम है ना कि भाई एल्केन में आपके पास चॉइस है, पहले किसको हटाओगे, तो एल्केन में हाइड्रोजन के हटने का क्रम, तो हम कहेंगे अगर आप हाइड्रोजन हटाना चाहते हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन हटाओ 3 डिग्री, फिर हटाओ 2 डिग्री, फिर हटाओ 1 डिग्री। अब तुम कहोगे कार्बन की डिग्री तो सुनी थी, हाइड्रोजन की डिग्री, तो भाई अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको भी 1 डिग्री बोल दो, अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री बोल दो, और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री बोल दो। अब यहाँ चेक करो तो यहाँ तुम्हें खाली कार्बन मिले, कौन से, तो तुम देखोगे 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो बच्चों 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, तो ज़्यादा चांसेस किसके हटने के, तो हमने हाइड्रोजन के हटने का क्रम तो लिख रखा है ना। हमने क्या देखा कि भाई 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा और 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, तो वो बाद में हटेगा। ठीक है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा यानी ये उत्पाद ज़्यादा बनेगा और ये उत्पाद कम बनेगा। तो ये मेजर लिख दो, ये माइनर लिख दो, है ना, ये अधिक मात्रा में, ये कम मात्रा में, और मात्रा याद रह जाए तो मात्रा लिख दो कि भाई ये 55% बनेगा और ये 45। अभी 55 45 कहाँ से है, उसका भी फॉर्मूला है कि भाई तो हाइड्रोजन हटने का क्रम क्या है, कितने हाइड्रोजन है, और एक होता है रेट, क्लोरीनीकरण अटैक करता है ना, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में कंपैरेटिवली स्टडी है कि भाई अगर क्लोरीन की बात करूँ अगर मैं एल्केन में, तो होता है 5:3.8:1, मतलब 5 3 डिग्री हटेंगे ना तब जाके 3.8 2 डिग्री हटेंगे और एक 1 डिग्री हटेगा।
तो इतना आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है तो छोड़ दो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भाई एल्केन जो है इसमें हाइड्रोजन के हटने का क्रम बताएं तो सबसे पहले 3 डिग्री हटेगा, तो हम कहेंगे नहीं है तो जान दो। फिर 2 डिग्री हटेगा, फिर 1 डिग्री। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो ये बनता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो वो बनता है। अब इसके हटने के चांसेस ज़्यादा है तो ये मेजर, उसके हटने के चांसेस कम है तो वो माइनर। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एल्केन का क्लोरीनीकरण। अब मैं तुम्हें कहूँ कि चलो क्लोरीनीकरण हो गया, ब्रोमीनीकरण भी ऐसे ही है। आयोडीन से अभिक्रिया करके दिखा दो मेथेन की। तो बच्चों मेथेन की जब आयोडीन से अभिक्रिया करने गए तो हमें पता चला ये तो गड़बड़ है। मेथेन की I2 से अभिक्रिया, जब हम मेथेन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? I2 से, तो हम देखते हैं ये उत्क्रमणीय है। मेथेन की I2 से अभिक्रिया रिवर्सिबल उत्क्रमणीय होती है। अब ये क्या गड़बड़ हुई कि भाई मेथेन की I2 से अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो देखो आपने कहा कि भाई मीथेन की रिएक्शन करा लेते हैं I2 से, तो मैंने ले लिया CH4 प्लस I2, तो आंसर क्या हुआ? तो हमने कहेंगे एक को तो हटाओ पहले, हालांकि आयोडीन कम क्रियाशील है तो इतने सारे बनेंगे नहीं मूलक, तो हमने कहा CH3I और HI। अब बच्चों HI पिछली क्लास में तो पढ़ा था, H और I, H तो छोटा सा है, I बहुत बड़ा है, तो HI में बंध लंबाई बहुत ज़्यादा है और लंबा बॉन्ड है तो 2 एटम एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई तो फिर लोग अलग हो जाते, एटम्स अलग हो जाते है ना, बचा नहीं सकते एक दूसरे को। तो हम कहेंगे H तो छोटा सा है, I बड़ा है तो दूरी ज़्यादा है, और अगर 2 परमाणुओं के मध्य दूरी ज़्यादा है तो बंध लंबाई ज़्यादा है, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम है, बंध जल्दी टूट जाएगा। अब HI का अगर बंध टूट भी जाएगा तो ये देगा क्या? HI का बंध तोड़ भी दो तो I अलग H अलग। और अगर मैं किसी को हाइड्रोजन दे रही हूँ तो बच्चों अगर अपन किसी को हाइड्रोजन दे रहे हैं तो हम उसका अपचयन कर रहे हैं, है ना भाई। हम कहते हैं ना हमने हवा में रख दिया तो ये खराब हो गई चीज़, ऑक्सीडाइज हो गई। तो हवा में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीकरण हो जाता है, तो हाइड्रोजन मिलेगी तो अपचयन हो जाएगा। तो हम कहेंगे HI इसके साथ समस्या है भाई। क्या समस्या है? ये तो प्रबल अपचायक है, ये प्रबल अपचायक है तो ये फटाफट हाइड्रोजन छोड़ेगा, ये हाइड्रोजन छोड़ के इसको देगा, I इसको देगा, तो ये अभिक्रिया पीछे चलेगी, तो ये बन गया, ये बन गया। और मुझे तो मेथिल आयोडाइड चाहिए, इतने मेथड्स पढ़े बना ही नहीं, फिर क्या मतलब? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, इसी से चाहिए, और सस्ता मेथड है, जुगाड़ भी नहीं लगाना है, बहुत ही ईजी मेथड है, सनलाइट फ्री की, हाइड्रोकार्बन फ्री में, तो चाहिए क्या? ये तो बनाना है। तो बनाएं कैसे? परेशान कौन कर रहा है? प्रबल अपचायक। तो प्रबल अपचायक को न्यूट्रल करो। तो प्रबल अपचायक को न्यूट्रल कौन करेगा? तो हम कहेंगे प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम यहाँ पे HiO3 का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हो बता रही हूँ। तो फिलहाल हम लिखेंगे अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय रखने के लिए, मतलब एक दिशा में चलाने के लिए, तो अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय रखने के लिए, ठीक है, टू मेक दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल, अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय रखने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, है ना, प्रबल ऑक्सीकारक, HNO3 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्रबल ऑक्सीकारक में हम कहेंगे HiO3, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में HiO3 ना हो तो HNO3 मिल जाए तो वो भी सही है, ठीक है। अब हम कहेंगे पहले बताओ तो सही ये करेगा क्या, HiO3 ने ऐसा क्या कर रखा है। तो बच्चों HiO3 जब HI के संपर्क में आएगा तो इसकी तो टेंडेंसी तो हाइड्रोजन देगा, तो अगर दे दे कितना हाइड्रोजन देने दे रहे, 3 ऑक्सीजन में लेके बैठा हूँ, मान लो 5 HI हैं तो 5 हाइड्रोजन तो ये दे देंगे, एक यहाँ से उठा लो 6, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, समझे। HI क्या देगा? H देगा, ये कहेगा मैं 3 ऑक्सीजन तो लेके बैठा हूँ, 6 हाइड्रोजन को मैं संभाल लूँगा, तो 5 यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 वाटर बन के अलग हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन गए, 5 हाइड्रोजन गए, ये गया, और बाकी क्या हो गया? I2, कितने? तो 3I2। अब इससे क्या हो? तो हम कहेंगे अगर मैं इस अभिक्रिया को, मतलब मैं रिएक्शन ऐसे लिखूं कि भाई मेथेन की अभिक्रिया I2 से कराओ, तो तुम कहोगे अरे परेशानी शुरू हो जाएगी, मेथिल आयोडाइड बनेगा, साथ में HI बनेगा।
मैं क्या इसको संभालने वाला बुला लिया, किसको बुलाया, आयोडिक एसिड, HiO3। HiO3 क्या है, आयोडिक एसिड, इसको बुला लिया। ये क्या करेगा, HI को संभालेगा। कैसे संभालेगा, तो ये HI को अभिकृत करके I2 में बदलेगा, HI से रिएक्शन करके I2 में बदलेगा। तो HI जैसे ही आया वो I2 में बदल गया, इधर आ गया, I2 तो वापस रिएक्ट कर जाएगा। तो उल्टा मेरे तो फ़ायदा हो गया, एक तो ये गायब भी होने लग गया और इधर I2 मुझे कम लेना पड़ेगा और मेरा तो काम चल रहा है, आयोडीन मुझे कम लेनी पड़ेगी, ये फ्री में अवेलेबल थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया में मैथिल आयोडाइड बन जाएगा, बनेगा। क्लियर। तो जैसे प्रॉब्लम्स होती है कि भाई ये है, तो आप साइंस के बच्चे हो, जुगाड़ लगाना है, हर जगह आपको मिलेगा भाई ये परेशान कर रहा है, ठीक है, ये परेशान कर रहा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं और 99% केसेस में मिल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं तुम्हें इसका पहले आइडिया दे चुकी हूँ, फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो देखो इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH2CH3, इसका मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण करना है और मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवी बनाना। तो बच्चों मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन आएगा, और तुम्हें पता है क्लोरीनीकरण करते थे तो क्लोरीन आता था, आके बैठेगा कहाँ पे, प्रतिस्थापन था, हाइड्रोजन निकालो क्लोरीन लगाओ। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखो तो ये आइसोपेंटेन है, CH3 मतलब CH बनाओ और CH3 CH बनाओ, इस पे 2 CH3 लगाओ, ये लो CH बना दिया, इस पे 2 CH3 लगा दिया, आगे क्या है तो CH2 और CH3। अब मोनोक्लोरीनीकरण मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह क्लोरीन लगाना है। तो देखो कुछ भी याद नहीं करना है, ये तो बना हुआ था, मैंने इसको बना दिया। मोनोक्लोरो का मतलब समझ में आ गया, एक क्लोरीन हटाना है, एक क्लोरीन लगाना है, तभी लगेगा जब हाइड्रोजन हटेगा। और सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर तो आपको मैंने अभी सिखाया कि मुक्त मूलक है ना, तो सब बनता है, सबकी एंट्री है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो बच्चों तुम क्या करो, तुम सारे हाइड्रोजन हटा के और क्लोरीन लगाना शुरू कर दो, हर तरह का हाइड्रोजन। मतलब ये 1 डिग्री है तो इसको हटाओ, ये 2 डिग्री है तो इसको हटाओ, ये 1 डिग्री है तो फिर हटाओ, सॉरी ये 3 डिग्री है, नॉट ये 3 डिग्री है तो इसको भी हटाओ, और ये भी 1 डिग्री है इसको भी हटाओ। लेकिन ये 1 डिग्री अलग है, ध्यान रखना, है ना। ये 1 डिग्री यहाँ क्लोरीन लगाओगे ना तो देखो 1 क्लोरो 3 पे मैथिल मिलेगा, 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। लेकिन अगर तुमने यहाँ क्लोरीन लगाया तो 1 क्लोरो 2 पे मैथिल मिलेगा, ठीक है। जब भी फंसते हो तो मैंने कहा था IUPAC नाम लिख लो, है ना। अगर IUPAC नाम अलग अलग आता है मतलब कंपाउंड डिफरेंट है। अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से शुरू कर देती हूँ, चलो पहले यहाँ से, है ना। तो यहाँ मैंने लगा दिया Cl और ये हो गया CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो नाम मिलेगा 1 क्लोरो, मिल गया। लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 की है ना, तो 1 क्लोरो 2 पे क्या है मैथिल और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए तो हम कहेंगे ब्यूटेन। पहले ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ भाई, ठीक है। ये आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन के 4 मूलक होते हैं, है ना। अब ये वाला हटा रही हूँ मैं 3 डिग्री वाला, तो ठीक है CH3 एज इट इज, इसका हाइड्रोजन हटा रही हूँ और इसकी जगह क्लोरीन लगा रही हूँ। तो ऊपर क्लोरीन, फिर ये CH3 CH2 CH3, तो बच्चों इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब मुझे लगा ये वाला हाइड्रोजन हटा के देखा जाए, तो थर्ड ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन हटा रही हूँ मैं 2 डिग्री वाला, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दो, क्योंकि देखो 1 2 2 पे क्लोरो, यहाँ से चलो 1 2 2 पे मैथिल, तो क्लोरो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा, है ना। स्पेलिंग्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको ध्यान देंगे। तो क्लोरो हिंदी में, मैथिल हिंदी में, तो परेशानी होती है, ठीक है। क्लोरो C से, मैथिल M से, तो 2 क्लोरो 3 मैथिल और ब्यूटेन, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा तीसरा रेडिकल। अब चौथा क्या बनेगा, तो चौथे में तुम ये हाइड्रोजन हटाओ, इसकी जगह लगा दो। यहाँ से शुरू किया था देखो 1 आ गया, यहाँ से शुरू किया था दूसरा आ गया,
यहाँ से शुरू किया था, तीसरा आ गया है ना, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। अब चौथा ये वाला, तो फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ भाई CH3 है ना, CH3, फिर CH2 और CH2Cl। IUPAC नाम अपने आप लिख देंगे, ध्यान से देखेंगे। 1 क्लोरो है, 3 मैथिल और ब्यूटेन, ठीक है। और ध्यान से स्टडी करो तो चारों IUPAC नाम अलग अलग है, और अगर चारों IUPAC नाम अलग अलग है इसका मतलब एक ही है कि चारों कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले भी हमने करा था, नॉर्मल पेंटेन के 3 आंसर्स थे, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो। आइसोपेंटेन के 4 आंसर्स थे जो आपके पास है, और अगर नियोपेंटेन होता तो एक ही आंसर होता। मान लो सेम क्वेश्चन तुम्हें कहता कि भाई एक कंपाउंड है C5H12, मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से कितने समवायी बनेंगे, या वो कहते एक ही बनेगा, कितने बनेंगे, तो फिर हम कहेंगे 3 चॉइस है, एक ही बनेगा, तो एक वाला आंसर नियोपेंटेन ही था, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है ना। यहाँ हमने सीख लिया अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते, दूसरा हमने सीख लिया एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते, जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सारी। अगली क्लासेस में हेलो एल्केन बनाने की विधियां जो है वो कंप्लीट कर लेंगे विद NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़िए, नोट्स बनाइए, डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए।